प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत हम प्रस्तुत वीडियो में सार्वजनिक ऋण के अर्थ और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक डेट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या होता है। सार्वजनिक ऋण से हम क्या समझते हैं। ऋण शब्द तो आपने सुना ही होगा, ऋण या उधार। और सार्वजनिक जैसा हम जानते हैं सरकारी या लोक ऋण के लिए कहा जाएगा, तो इसलिए सार्वजनिक ऋण का तात्पर्य क्या हुआ? सरकार द्वारा लिया गया ऋण। पहले हमने सरकार की आय पढ़ी थी सार्वजनिक राजस्व के अंतर्गत, और हमने देखा था किस प्रकार से करों के द्वारा सरकार आय प्राप्त करती है तथा गैर कर स्रोतों के द्वारा सरकार आय प्राप्त करती है। वो हमने सरकारी आय या सार्वजनिक राजस्व के अंतर्गत पढ़ा था। सार्वजनिक ऋण भी सरकार की आय का ही एक स्रोत है, सार्वजनिक राजस्व का ही स्रोत है, पर एक विशेष स्रोत है। ये सरकार की आय का एक विशेष स्रोत है। तो हम कह सकते हैं किसी देश की सरकार दो स्रोतों से आय प्राप्त करती है। पहला है सार्वजनिक राजस्व और दूसरा है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक राजस्व या लोक राजस्व से तात्पर्य सरकार की उस प्राप्ति से है जिसके संबंध में सरकार का कोई नैतिक दायित्व नहीं है कि वह उसे उन लोगों को वापस कर दे जिनसे ली गई थी। जब इस प्रकार से सरकार आय नहीं जुटा पाती है, वित्त नहीं जुटा पाती है, तो वो दूसरी प्रकार का लोक राजस्व का तरीका अपनाती है और वो कहलाता है लोक ऋण। यह सरकार सार्वजनिक राजस्व के अलावा सार्वजनिक ऋण वाला दूसरा स्रोत अपनाती है। और ये कैसा स्रोत होता है? इस स्रोत में सरकार का ये नैतिक दायित्व है कि वह मुद्रा उन लोगों को लौटा दे जिनसे ली गई है। जब निरंतर सरकार जो सार्वजनिक व्यय करती है, जैसे हमने देखा था कि सरकार कल्याणकारी कार्य करती है, आजकल कल्याणकारी सरकार हो गई है, तो उस स्थिति में लगातार सार्वजनिक व्यय होता रहता है। और जब ये सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय के स्रोतों से पूर्ण नहीं हो पाता, या सार्वजनिक राजस्व जिसके बारे में हमने पढ़ा था, पब्लिक रेवेन्यू, कर और गैर कर स्रोत जिसमें थे, उससे यदि ये पूर्ण नहीं हो पाता है तो सरकार को इसे पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। जिस प्रकार व्यक्ति यदि अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाता है, हम यदि पारिवारिक खर्चों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें ऋण लेना पड़ता है। उसी प्रकार सरकार को भी अपने बढ़े हुए व्ययों को पूरे करने के लिए ऋण लेना पड़ता है या उधार लेनी पड़ती है। डॉल्टन नामक अर्थशास्त्री ने इसको इस प्रकार बताया है कि सार्वजनिक आय प्राप्त करने का एक ढंग सार्वजनिक ऋण भी है। जब सरकार अपने देश या विदेशों से ऋण प्राप्त करती है तो उसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं। इस प्रकार डाल्टन की जो परिभाषा है उसके अनुसार पहली बात तो ये है कि सार्वजनिक आय प्राप्त करने का एक ढंग सार्वजनिक ऋण भी है। दूसरा कि सार्वजनिक ऋण आंतरिक स्रोतों से भी लिया जा सकता है और विदेशों से भी लिया जा सकता है। अपने देश के जो नागरिक हैं, संस्थाएं हैं, उनसे भी सरकार ऋण ले सकती है। इनके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। और इसी तरह से विदेशों से भी सरकार ऋण ले सकती है। इस तरह से सार्वजनिक ऋण का अर्थ व परिभाषा समझाई गई है। वास्तव में सार्वजनिक ऋण के लिए कहा जाता है कि यह ऐसा विषय है
जो विस्मय, अज्ञानता और भय से घिरा है। इसके विषय में एक लेखक का कहना है कि इतने अधिक के विषय में इतने लोगों ने कभी भी इतना कम नहीं समझा था। नेवर हैव सो मैनी अंडरस्टूड सो लिटिल अबाउट सो मच। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि प्राचीन अर्थशास्त्री थे, वो सार्वजनिक ऋण को बुरा मानते थे। जो हमने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री देखे थे, जिसमें प्रमुख हैं एडम स्मिथ, क्लासिकल अर्थशास्त्री भी इन्हें कहते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी कहते हैं। वे ये मान के चलते थे कि सरकार को ऋण नहीं लेना चाहिए और वे ऋण को बुरा मानते थे। जबकि केन्स की जो विचारधारा और उसके बाद की विचारधारा आई, उसके अंदर सार्वजनिक ऋण को अच्छा माने जाने लगा। तो इस तरह जो सार्वजनिक ऋण के बारे में उसकी अवधारणा का जो विकास हुआ है, उसकी वजह से इसके लिए कहा जाता है कि यह ऐसा विषय है जो विस्मय, अज्ञानता तथा भय से घिरा हुआ है। क्योंकि प्राचीन अर्थशास्त्री काफ़ी भयभीत रहते थे। जैसे उधार लेना बहुत बुरा माना जाता है प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंदर भी, कि इंसान को उधार में नहीं फंसना चाहिए। ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए भी प्राचीन अर्थशास्त्री मानते थे कि सार्वजनिक ऋण बहुत बुरा है और सरकार को सार्वजनिक ऋण नहीं लेना चाहिए। वो ये मानते थे कि असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध व संकट काल के लिए ही सरकार को ऋण लेना चाहिए, परंतु वर्तमान में वो स्थिति नहीं है। वर्तमान में सरकारें विकास कार्यों को पूर्ण करने तथा पुराने ऋणों को चुकाने के लिए भी ऋण लेती हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पुराने ऋणों को चुकाने के लिए ऋण लेती हैं। ये स्थिति आज भी एक विवाद का विषय है कि क्या सरकार को इतने ऋणों के अंदर डूबना चाहिए। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, वे तो सार्वजनिक ऋण के विरुद्ध थे। उनकी ये मान्यता थी कि व्यक्तिगत उपभोक्ता तथा व्यावसायिक फर्म साधनों का अधिक कुशल उपयोग करते हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति वे मान के चलते थे। पूर्ण रोजगार की स्थिति में सरकार जिन साधनों को उधार लेती है, वे निजी क्षेत्र में अधिक उपयोगी कार्य में लगे रहते हैं। वो ये मान के चलते थे कि निजी उद्यम या स्वतंत्र उद्यम प्रणाली या स्वतंत्र कीमत प्रणाली है, वह अधिक कुशल होती है, अधिक कुशलता से उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है और अर्थव्यवस्था के विकास में अधिक सहायक होती है। एडम स्मिथ ने ऐसा ही विचार व्यक्त किया था, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थे वे किसी भी प्रकार के सरकारी ऋण के विरुद्ध थे। वे न्यूनतम लोक व्यय का समर्थन करते थे। साथ ही कर तथा ऋण के मध्य चयन करने में वे निम्न कारणों से कर के पक्ष में विचार करते थे। पहला तो ये था कि घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण लोक ऋण में वृद्धि होती है। ये घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है? जब राजस्व जो होता है, आय जो होती है, उससे व्यय अधिक हो जाता है, तो इस स्थिति में घाटे की वित्तीय व्यवस्था की स्थिति होती है। और जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है तो जो घाटा होता है वो ऋण के रूप में दिखाई देता है और पिछले जो सारे ऋण थे उनको जोड़ दिया जाता है, तो वो सार्वजनिक ऋण की स्थिति को दिखाता है। तो ये ऋण जो है ये स्टॉक चर है। जैसे आप स्टॉक चर और फ्लो चरों के बारे में पढ़ते हैं, प्रवाह चर या फ्लो वेरिएबल्स, तो ऋण जो है वो तो है एक स्टॉक चर, और जो आपका बजट घाटा है वो है एक फ्लो वेरिएबल या प्रवाह चर, जिसके माप एक अवधि के अंदर किया जाता है। इसी तरह से नेट डेट और ग्रॉस डेट, इन दोनों में भी अंतर किया जाता है। नेट डेट जो होती है वो जनता द्वारा धारण किया गया ऋण होता है, और जो ग्रॉस डेट होती है उसमें जब गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स रखे होते हैं, गवर्नमेंट का जो ऋण होता है उसको भी जोड़ दिया जाता है, तो वो ग्रॉस डेट होता है। तो ये घाटे की वित्तीय अवस्था के कारण
जो होता है वह सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होती है। क्योंकि ये जो ऋण है वो आसानी से एक सार्वजनिक व्यय के लिए व्यवस्था हो जाती है वित्त की, तो इसकी वजह से सरकार हो सकता है फिजूल खर्ची करने लग जाए या दायित्वहीन हो जाए और भार बन जाए ये सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था के ऊपर। इसलिए वे डरते थे इससे। लोक ऋण पर ब्याज के भुगतान तथा मूलधन की वापसी के लिए अतिरिक्त कर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। ये दूसरा कारण था। ऐसा करारोपण जो है वो कठिन हो सकता है क्योंकि सरकार की कर लगाने की क्षमता असीमित नहीं होती है और आज तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोग इसमें विद्रोह भी कर सकते हैं। इसके अलावा घाटे की वित्त व्यवस्था जो होती है उसके बजट घाटा जो होता है उसके कारण मुद्रा की पूर्ति काफ़ी बढ़ सकती है। जैसे अधिक नोट छापती है सरकार, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था इसके बारे में, तो उससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और उसकी तुलना में वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ती है तो मुद्रास्फीति का सृजन हो सकता है। परंतु इससे ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थी वो सभी प्रकार के लोक ऋण के विरोधी थे। वे उत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेने के पक्षधर थे और वे ये मान के चलते थे कि उनके लिए ऋण लेना अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अच्छा है। परंतु साथ ही जो 1776 में एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उसके पहले 1767 में जेम्स स्टुअर्ट मिल ने भी लोक ऋण को या सार्वजनिक ऋण को अच्छा बताया था अर्थव्यवस्था के लिए। और इसके अंदर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए थे कि आर्थिक समृद्धि के काल में पूर्ण रोजगार के स्तर पर सार्वजनिक ऋण का अर्थ होगा ब्याज दर में वृद्धि तथा वाणिज्य एवं व्यापार पर अनुचित प्रभाव। किंतु मंदी काल में जब व्यापार में ह्रास होता है, लोक ऋण द्वारा व्यय में वृद्धि करके आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार उन्होंने जो लोक ऋण था उसको संतुलन चक्र का कारक बताया था, बैलेंस व्हील के रूप में यह कार्य करता है, ये उन्होंने बताया था। तो इस प्रकार से 19वीं शताब्दी में सार्वजनिक ऋण का प्रारंभ हो गया था। बेस्टेबल नामक अर्थशास्त्री द्वारा ये लिखा गया है। इससे पूर्व आर्थिक संकट आने पर शासक अपनी निजी संपत्ति या धन का उपयोग करते थे अथवा लोगों पर विशेष कर लगाकर धन एकत्र कर लेते थे। प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ सार्वजनिक ऋण का पूर्ण विकास हुआ। वर्तमान में ऐसा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ऋण नहीं लेता हो। तो इस प्रकार से 19वीं शताब्दी में ऋण का विकास हो गया था और सार्वजनिक व्यय को अधिक जोर दिया गया 1930 की महामंदी के दौरान। और उसके बाद में केन्स की विचारधारा आई, जब उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित जो सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी है, वो पूरी तरह से फेल हो गई है और इस स्थिति में सरकार को व्यय बढ़ाना चाहिए और इसके लिए सरकार को ऋण लेना चाहिए। इस तरह से केन्स ने जो है सबसे पहले इसको बल दिया, क्योंकि जो जेम्स स्टुअर्ट मिल ने कहा था, ऐसे थोड़े बहुत क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने जो कहा था कि सार्वजनिक ऋण के क्या फ़ायदे हैं, वो तो दब गया क्लासिकल विचारधारा की प्रमुखता के अंदर और उनके विचार आगे नहीं आ पाए। केन्स के विचारों के बाद ही इस चीज़ ने जोर पकड़ा और इस तरह से उसके बाद ही सार्वजनिक ऋण के महत्व को स्वीकार किया गया आर्थिक सिद्धांतों के अंतर्गत। केन्स के जो अनेक अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि आंतरिक ऋण के आकार के विषय में कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आंतरिक ऋण जो है वो वास्तव में हस्तांतरण मात्र है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि सरकार जो है वो विदेशी एवं आंतरिक दोनों प्रकार के ऋण ले सकती है। तो आंतरिक ऋण क्या होते हैं?
आंतरिक ऋण देश में ही निजी व्यक्तियों व संस्थाओं तथा बैंकों से प्राप्त किए जा सकते हैं। निजी व्यक्तियों से भी, संस्थाओं से भी और बैंकों से भी ये सरकार प्राप्त कर सकती है। और विदेशी ऋण विदेशी नागरिकों, विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये जो केन्स के बाद के अर्थशास्त्री थे, केन्स के अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि जो आंतरिक ऋण है वो पूंजी का निजी संस्थाओं के हाथों से सरकार के हाथों में हस्तांतरण मात्र है, और इसलिए इससे तो बिल्कुल सरकार को घबराना ही नहीं चाहिए, कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए। ये तो सिर्फ ट्रांसफ़र पेमेंट है एक हाथ से दूसरे हाथ में, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए सरकारों को सार्वजनिक ऋण की मात्रा के विषय में न सोचकर केवल उच्च स्तर पर रोजगार तथा आय के विषय में सोचना चाहिए कि किस तरह से यदि सरकार ऋण लेकर भी विनियोग बढ़ाती है तो रोजगार का स्तर उच्च होगा और आय का स्तर उच्च होगा, क्योंकि मंदी काल में रोजगार बहुत नीचे स्तर पर चला गया था और आय का स्तर भी चला गया था। और इसके साथ ही जो हमने देखा था डबल बजट की अवधारणा थी, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, राजस्व बजट और पूंजी बजट के बारे में हमने देखा था। इसकी अवधारणा भी इसी के साथ प्रारंभ हुई थी। इसमें भावी लाभ प्रदान करने वाले पूंजी बजट जो है उसको महत्व दिया गया, और ये जो आय व्यय बराबर होने की बात है या संतुलित बजट की बात है वो राजस्व बजट तक सीमित की गई, और जो कैपिटल बजट था या पूंजी बजट था उसमें ये माना गया कि अगर घाटा होता है तो उससे अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा होता है अर्थव्यवस्था को। इस तरह से एक विचारधाराई कार्यात्मक वित्त या फंक्शनल फाइनेंस की धारणा जो दी गई थी अब्बा पी लर्नर के द्वारा। उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि सरकार को तभी ऋण लेना चाहिए जब वह यह चाहती हो कि मुद्रा के स्थान पर लोगों के पास बॉन्ड होने चाहिए। इस क्रिया से बॉन्ड की कीमत घटेगी तथा ब्याज की दर बढ़ेगी। इसका ये प्रभाव यह होगा कि मुद्रास्फीति कम होगी। समग्र मांग में ह्रास तथा उत्पादक विनियोग के फंड की कमी होने की स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह निजी क्षेत्र को ऋण दे या अपने व्यय में वृद्धि करे ताकि रोजगार एवं उत्पत्ति की गिरावट रुक सके। इस प्रकार से रोजगार और उत्पादन बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना उन्होंने। और ऋण की अदायगी की जहाँ तक बात है कि सरकार कहाँ से ऋण चुकाएगी, तो वो सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण लेके कर सकती है। ये विचार व्यक्त किए अब्बा पी लर्नर ने। इस प्रकार से केन्स और उनके अनुयायियों के विचार आए। उसके बाद में केन्सोत्तर विचारधारा आई। केन्सोत्तर अर्थशास्त्री जो थे उन्होंने अपने विचार दिए, जैसे प्रारंभ में हमने देखा था कि किस तरह से ये विचारों का सिलसिला केन्सोत्तर और वर्तमान तक पहुंचता है। तो उन्होंने मुख्य रूप से आंतरिक और बाह्य ऋणों में अंतर किया, और बाह्य ऋण के कारण ऋणकर्ता को देश के घरेलू उत्पादन से अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदने का अवसर मिलता है। इस प्रकार बाहरी ऋण से संभव होता है कि पारिवारिक एवं व्यावसायिक व्यय को विस्थापित किए बिना ही सरकार अपने व्यय के लिए वित्त जुटाए। परंतु इसमें प्रॉब्लम यही होती है बाह्य ऋण में कि इसका भार पड़ता है देश के ऊपर, और इस स्थिति में इसको वापस चुकाने के लिए ब्याज का भुगतान और मूलधन की वापसी के लिए जब चुकाए जाते हैं तो विदेशों को चुकाए जाते हैं, तो जो देश के साधन हैं उनका स्थानांतरण हो जाता है विदेशों को, और घरेलू ऋण में ऐसी स्थिति नहीं होती। इसमें तो सिर्फ क्रय शक्ति लोगों के हाथों से सरकार के हाथ में आ जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम मुख्य रूप से देख रहे हैं।
कि किस तरह से केन्सोत्तर अर्थशास्त्रियों ने इस चीज़ पर जोर दिया था, केन्स के अनुयायियों ने और केन्स के बाद के अर्थशास्त्रियों ने। तो इस तरह से उन्होंने भेद किया था आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण पर, जिनमें अलग अलग चीज़ों को सोचना चाहिए। और यदि हम मौजूदा परिस्थितियों की बात करें और भारत के संबंध में बात करें तो राजा जे चल्लैया, जिनके विचारों को हमने पढ़ा था, उनके विचार हैं कि 1980 के दशक से लोक ऋण में वृद्धि को खतरनाक समझा जाने लगा है। इसका कारण है लोक ऋण में वृद्धि के कारण निजी निवेश में कमी। सरकार के हाथ ने जब लोगों से पैसा अपने हाथ में ले लिया तो निजी निवेश या निजी क्षेत्र में जो विनियोग था उसमें कमी आ गई, और जो सरकार ने व्यय भी किया वो भी उत्पादक नहीं निकला। वो भी पाया गया कि अनुत्पादक व्यय सरकार के द्वारा किया गया। तो इसके कारण इसमें काफ़ी विवाद की स्थिति आ जाती है कि ये जो सार्वजनिक ऋण है ये सही है या नहीं है। इस तरह से इसके विचार आगे विकसित होते चले गए। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह जो सार्वजनिक ऋण संबंधी विचार हैं उनका विकास हुआ विभिन्न समय काल के दौरान। इसी के साथ हम इस ई लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।